बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाज़रीन, अमेरिका की हिकमत अमली तब्दील हो चुकी है। अमेरिका ने अब ईरान को माशी तौर पर कमज़ोर करने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। इस वक़्त ईरान को वाक़ई कोई माशी तौर पर कोई कमज़ोर किया जा सकता है, और अगर ये हिकमत अमली है भी तो ये कितनी करामत साबित होगी, और ईरान के पास क्या मुतबादल रास्ते हैं? क्योंकि ये जो अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रखी है अमेरिका ने, इसका मकसद तो अब खुलकर सामने आ चुका है। और अमरीकी सदर ने भी ये बात की, व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने भी ये बात की, उनके जो सेक्रेटरी ख़ज़ाना हैं, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट, उन्होंने भी ये बात कर दी है। तो कुछ इस पर आलमी माहिरीन की राय जानेंगे, वो क्या कह रहे हैं कि ईरान को कितना बुनियादी तौर पर नुकसान ये पहुँच सकेगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान के पास मुतबादल ऑप्शन क्या है, अमेरिका की हिकमत अमली क्या है, ये भी समझने को थोड़ी सी इस वीलॉग के अंदर, ये वीलॉग थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है और ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, उस पर बात करेंगे। वीलॉग के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतालिक भी मोहसिन नकवी भी इस वक्त जो हैं वो मुकद्दस गाय बन चुके हैं, उनके ऊपर भी तनकीद जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मोहसिन नकवी के ऊपर भी तनकीद करने का मतलब ये है कि आपके और आपके घर वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और उठाया भी जा सकता है। तो ये क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। अब पाकिस्तान के खेल के मैदान भी महफूज नहीं रहे। तो पहले तो नज़र डाल देते हैं कि ईरान की और अमेरिका की जंग में इस वक्त हिकमत अमली क्या है। देखें, अमेरिका इस वक्त वाज़ेह कर चुका है कि वो माशी तौर पर ईरान को कमज़ोर करने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये स्टेटमेंट दी है, और उनका ये दावा है कि इस वक्त रोज़ाना जो है वो 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है ईरान को। ये अमेरिकी सदर का दावा है। दूसरी तरफ अमेरिकी जो स्टेट सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस है, वो भी ये कह रहे थे कि हम माशी तौर पर ईरान को जो है वो कमज़ोर कर देंगे, और इस माशी तौर पर ईरान को उठने नहीं देंगे, इसलिए ये नाकाबंदी जो है वो कर रखी है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही है कि अमेरिका को, ईरान को जो है वो बमबारी से ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो इस नाकाबंदी की है। तो बुनियादी तौर पर ये समझने के लिए कुछ मैंने रिसर्च भी की है, और कुछ आपको बताएंगे कि इस वक्त नाकाबंदी के हवाले से क्या सूरत हाल क्या है और किस तरह नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो है, ईरान की तेल की बरामदात तो मुतासर होगी, ये तो इंटरनेशनली ज़ाहिर है, ये तो एक फैक्ट है कि अमेरिका जो है वो वहाँ पर अगर उन्होंने नाकाबंदी की कर रखी है, तो ये ईरान जो अपना तेल, और जिस अपने तेल का तकरीबन कोई 90% हिस्सा उसके तेल का वो चीन को फ़रोख्त कर रहा था। ये राइटर्स की रिपोर्ट है, और राइटर्स इसमें ये दावा करता है कि 2023 तक ईरान अपना जो तेल फ़रोख्त करने की मार्केट थी, 90% वो तेल अपना जो है वो उसको बेच रहा था, चीन को बेच रहा था। और ईरान जो है वो बुनियादी तौर पर रोज़ाना 30 लाख बैरल तेल जो है वो पैदा करता है। और ये 30 लाख बैरल तेल जो है ये पूरी दुनिया का मजमूई तौर पर कोई 3% बनता है। और ये भी राइटर्स की खबर है, और राइटर्स की रिपोर्ट है, राइटर्स की इन्वेस्टिगेशन है। अब ये जो बहरिया के ऊपर नाकाबंदी कर रखी है अमरीकी बहरिया ने, इसकी वजह से ईरान जो है वो अपना तेल जो है वो नहीं बेच रहा पा रहा। और इसीलिए अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जो स्कॉट बेसेंट हैं, वो ये कह चुके हैं कि चंद ही दिनों में ईरान की खारक जजीरे पर वाक़ तेल ज़ख़ीरा करने की तनसीबात मुकम्मल तौर पर तेल से लबरेज हो जाएंगे, और ईरान को ना चाहते हुए भी तेल के कुएँ बंद करना पड़ेंगे। अब ये तेल के कुएँ बंद करने के हवाले से अमेरिका ये समझता है कि ईरान को अगर तेल के कुएँ बंद करने, अगर उनका तेल बाहर नहीं जाएगा, तो उनकी जो तेल पैदा करने की जो सलाहियत है वो उसको बंद करने पड़ेगी, क्योंकि तेल बाहर जा नहीं रहा, तो उन्होंने तेल के साथ करना क्या है। तो और तेल का कुआँ एक बार बंद हो जाए तो वो दोबारा खुलते नहीं है। ये भी एक बहुत जो है इसमें टेक्निकल मामला है। तो इस वक्त ईरान जो है वो उस हवाले से जो तज्ज़ियाकार हैं, जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर ईरान की मुकम्मल तौर पर ये तेल की जो बरामदात हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद भी हो जाएँ, तो ईरान 2 महीने तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। और पैदावार की जो रफ्तार है उसको अगर कम कर दिया जाए, तो ईरान मज़ीद इसको 1 माह तक भी एक्सटेंड कर सकता है, यानी 3 महीने तक तो ईरान काम चला लेगा। यानी 3 महीने तक ये नौबत नहीं आएगी कि तेल के कुएँ बंद करने पड़ें। यानी अगर ये नाकाबंदी इसी तरह जारी रही, तो 3 माह तक ईरान सर्वाइव कर सकेगा। ये तो कंप्लीट ब्लॉकेड का नतीजा है कि अगर ईरान को मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेड कर दिया जाए। लेकिन ईरान की भी कुछ हिकमत अमली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये ईरान की हिकमत अमली क्या है, और किस तरीके से उसको नुकसान पहुँच रहा, वो अपने नुकसान को कम कर सकता है। इस वक्त जो मैक्स बोट है वो खारजा पॉलिसी के तज्ज़ियाकार हैं, और वो एक थिंक टैंक चलाते हैं फॉरेन रिलेशन से मुतालिक। उन्होंने एक जो है वो अ, एक मजमून लिखा है, और वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी से ईरान को लगभग महाना 13 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। और ईरान की बरामदात का 80% तेल और गैस पर मुश्तमिल है। और
नतीजतन मज़ीद ईरान की मईशत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ज़ाहिर है कि 1/4 हिस्सा ईरान की जो इकॉनमी है वो तेल और गैस की बरामदात के ऊपर है। तो अगर इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, जो अमेरिका ये समझता है कि हम करने में कामयाब हो जाएंगे, तो उससे ईरान की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है। ईरान की स्ट्रेटजी से पहले मैं ज़रा ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये सिर्फ ईरान नहीं है जो मुतासर होगा, इसमें पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका समेत मुतासर हो रही है। इस वक्त ये जो नाकाबंदी है, इस नाकाबंदी के नतीजे में तेल की कीमतों में तो इजाफा हो रहा है आलमी मार्केट में। पूरा यूरोप जो है इस वक्त, पूरी एविएशन इंडस्ट्री जो है वो कोरोना के बाद एक बदतरीन बहरान का शिकार है। और एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसे दहाने पर पहुंच चुकी है कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद करने पड़ रहे हैं। और ये सीबीसी की रिपोर्ट है, सीबीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि इस वक्त जो यूरोप है वो सबसे बड़ा ख़रीदार है जहाज़ों का जो तेल, जो जिसको प्लेन फ्यूल कहते हैं या एविएशन फ्यूल कहते हैं, उसका सबसे बड़ा ख़रीदार यूरोप है। और यूरोप के पास जो ज़ख़ीरा है वो 2 माह का रह चुका है। और यूरोप ने इसी के पेश नज़र अपने कई फ़िज़ाई ऑपरेशन, जो जर्मनी है, फ्रांस है, डच की बहुत बड़ी एयरलाइन KLM है, उन्होंने अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन को महदूद कर दिया है। कुछ को उन्होंने लिमिट कर दिया है, कुछ को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, कुछ की परवाज़ें कम कर दी हैं, डाउनग्रेड कर दी हैं। उसकी वजह यही है कि जो एविएशन फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसी तरह कनाडा की एयरलाइन है, एयर कनाडा, वेस्ट जेट जो है वो डोमेस्टिक की बहुत बड़ी एयरलाइन है, पोर्टर एयरलाइन अमेरिका की एयरलाइन है, उन्होंने भी अपनी फ़िज़ाई ऑपरेशन को, जो कम मुनाफा बख्श हैं उनको महदूद कर दिया गया है, जो गैर मुनाफा बख्श हैं उनको बिल्कुल तो बंद कर दिया है। और जो चल भी रही हैं एयरलाइंस, वो एयरलाइन जो हैं वो जो अपना कीमतें हैं टिकट्स की वो इजाफ़ी कर दिया, बढ़ा दी हैं कीमतें। तो उस वजह से भी लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो यूरोप की मैंने आपको एविएशन इंडस्ट्री की सूरत हाल बताई है कि वो कोलैप्स की जानब बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो फर्टिलाइज़र है, वो फर्टिलाइज़र की जो मेरी कुछ यहाँ पर कनाडा में एक फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है, प्रोडक्शन करते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि चाइना से ज़्यादातर फर्टिलाइज़र का जो केमिकल है, मेजॉरिटी केमिकल वो चाइना से आता है पूरी दुनिया में। और कनाडा हो, नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा ने वो फर्टिलाइज़र की जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसको रोक दिया है। क्योंकि अमेरिका चीन ये समझता है कि इस वक्त चीन अगर ये सप्लाई करेगा तो उसको अपनी जो ज़रूरत है वो भी पूरी करने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो पूरी दुनिया के लिए जो फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं वो चाइना से उसकी जो एक्सपोर्ट है वो रुक गई है। तो जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र अगर उसकी मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा, उसकी कीमतों में ऑलरेडी 40 से 50% इजाफा हो चुका है, तो उससे अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा। ज़ाहिर है इस वक्त यूरोप और अमेरिका में ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, कोविड के बाद रिसेशन चल रही है। तो अब ये जो इकॉनमी थी ये बड़ी मुश्किल से सस्टेन कर पा रही थी और अभी सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही थी, तो अब ये बहरान का सामना करना पड़ रहा है। तो अवाम भी एक ये कोई ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये ईरान के लिए नहीं है, ये अमेरिका भी अमेरिका भी बड़ी बुरी तरह से मुतासर होगा। ये तो मैंने आपको बताया तस्वीर का दूसरा रंग जिसको अमेरिकी मीडिया या अमेरिका नहीं दिखा रहा। और ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका माशी तौर पर पाबंदियों का और मुश्किलात का शिकार हो जाएगा, तो इसमें तो एक नुक्ता तो ये है जो अमेरिका और अमेरिकी सदर जो दावा कर रहे हैं, दूसरा पहलू ये भी है। अब आ जाते हैं ईरान की हिकमत अमली के ऊपर। इस वक्त जो अमेरिका में एक एनर्जी मार्केट इंटेलिजेंस फर्म है, उससे एक मुंसलिक एक्सपर्ट हैं उसामा रिजवी, उन्होंने BBC से कोई बात की है, वो मैं उनका बड़ा ज़बरदस्त वर्जन है वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि हुर्मस की नाकाबंदी पर मबनी अमरीकी हिकमत अमली तवील अरसे तक काम नहीं करेगी क्योंकि ईरान मुतबादल रास्ते इख्तियार कर लेगा। अब ईरान जो है वो मुतबादल रास्ता इस तरह इख्तियार करेगा कि ईरान ने, उनका ये दावा है कि पहले ही बहुत ज़्यादा तेल जो है वो खुले समंदर में पहुंचा दिया है। और ये तेल जो है, अब 2 स्ट्रेटजीज़ हैं ईरान की। ईरान ने अपना जो काफ़ी ज़्यादा तेल है वो तो पहले ही जस्क की जो बंदरगाह है वहाँ तक पहुँचा दिया है। ये जस्क जो है ये अबनाए हुर्मस से मशरक़ में है, यानी ये ईस्ट की तरफ है और ये ओमान की बंदरगाह के ऊपर लगता है। और अगर अबनाए हुर्मस के ऊपर कोई कशीदगी होती है तो ये सबसे महफूज तरीन बंदरगाह समझी जाएगी। इस पर अबनाए हुर्मस पर कशीदगी से इस बंदरगाह पर कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। एक तो ईरान की स्ट्रेटजी ये है। अब दूसरा जो ईरान की हिकमत अमली है वो ये भी है कि ईरान ने पहले ही बहुत सारा तेल जो है वो खुले समंदर में पहुंचा दिया है और वो उन्होंने फ्लोटिंग स्टोरेज की है। अब ये भी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है कि ये फ्लोटिंग स्टोरेज क्या है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी रिसर्च की कि ये फ्लोटिंग स्टोरेज क्या है, किस तरीके से काम कर रही है। तो ये बुनियादी तौर पर फ्लोटिंग स्टोरेज जो है ये इस तरीके से काम करती है कि जो
समुद्र में मौजूद किसी भी तेल बरदार जहाज़ में ज़ख़ीरा कर दिया जाता है तेल को, और फिर उसके लिए जो है ना वो ऐसे फ़्लीट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रूट्स बदल कर और अपने मुख्तलिफ़ झंडे लगाकर, मुख्तलिफ़ अपनी जो उनकी नेविगेशन सिस्टम है उस सिस्टम को ऑफ़ करके, यानी प्रॉक्सी लगाकर, जिस तरह आप प्रॉक्सी लगाते हैं और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ईरान ने फ्लोटिंग स्टोरेज के ज़रिए प्रॉक्सी लगाकर अपना जो तेल है वो खुले समंदर तक पहुंचा दिया है। यानी अमेरिका की जो नाकाबंदी है उससे उनको पता ही नहीं लगेगा कि ये तेल ईरान का है या किसी, ये जहाज़ जो जा रहा है ये ईरान का है या किसी और का है। यानी ये इस तरह की भी टेक्नोलॉजी ईरान इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले से ही इतनी पाबंदियाँ थीं, तो वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया को अपना तेल जो है मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचा रहा है। तो ये फ्लोटिंग स्ट्रेटजी इस वक्त ईरान भी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और ये खामोशी से वो तेल बरामद करता रहेगा। और इस उसामा रिजवी ये कहते हैं कि ईरान जो है तकरीबन 14 से 15 करोड़ बैरल जो तेल है इस वक्त ईरान का वो फ्लोटिंग स्टोरेज में है, यानी वो खुले समुद्रों में मौजूद है ऑलरेडी। तो ईरान की जो माशी मुश्किलात हैं, जिस तरीके से अमेरिका प्रेडिक्ट कर रहा है या वेस्ट प्रेडिक्ट कर रहा है, वो सूरत हाल उस तरह नहीं होगी। ईरान के पास भी जवाबी हिकमत अमली मौजूद हैं। एक चीज़ तो तय है कि ये जो जंग है ये अब बड़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि इसमें जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है वो माशी तौर पर उनको कमज़ोर करना है। अमेरिका नाकाबंदी बंद नहीं करेगा, गैर मुय्यना मुद्दत तक उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। उनका मकसद इस वक्त ईरान को इकनॉमिकली हिट करना है, बजाय इसके कि वहाँ पर भी वो जंग लड़े। ईरान अब उसमें दूसरी तरफ से लड़ रहा है और दूसरे मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए अमरीकी जो सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि ईरान को ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो नाकाबंदी से है, बल्कि बजाय इसके कि उनके ऊपर हमला किया जाए, तो इसलिए नाकाबंदी तो बरकरार रखी जाएगी। तो ये तो सूरत हाल है थी आलमी मंजरनामे की। पाकिस्तान में सूरत हाल अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कवर करने वाले जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अरसे से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। वैसे तो स्पोर्ट्स को जितने लोग इस पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग कवर करते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हर नए आने वाले चेयरमैन की को सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, और जाने वाले के बारे में जो है वो मुख्तलिफ़ ख़बरें घड़ते हैं। और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि एयर टिकट लेना, बैरून मुल्क के दौरे करना, क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल करना, और एक तरह से जॉय राइड है स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म पाकिस्तान के अंदर। इस्लामाबाद से मैं भी स्पोर्ट्स को कवर करता रहा हूँ, तकरीबन 10 साल मैंने स्पोर्ट्स कवर की, और मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि लाहौर से कवर करते हैं क्रिकेट को, और मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हक में कसीदे ही लिखते हैं और पीआर स्टंट्स ही होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होते। इन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने सबसे ज़्यादा तनकीद जो है वो एहसान मानी के दौर में की, वो वसीम खान के दौर में की, और सबसे ज़्यादा तनकीद उनकी तनख्वाहों के ऊपर होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल है, ये जर्नलिस्ट मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, और मीडिया हाउसेस भी खामोश हैं। पहले ट्रांसमिशन होती थी, अब ट्रांसमिशन भी बंद हो चुकी हैं। कोई भी क्रिकेट का जो हाल है वो हॉकी से भी बदतर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के खेलों को कवर करने वाले लोग उसी तरह खामोश हैं जिस तरह बाकी सहाफ़ियों को खामोश कर दिया गया है। तो ये सनाउल्लाह खान मुझे मालूम नहीं था, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, और ये सनाउल्लाह खान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते थे, मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद करते थे। ये काफ़ी ऐसे से ब्लैक लिस्ट थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको एक्रेडिटेशन भी नहीं देता था, और ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि 1947 के बाद सबसे ज़्यादा जो बदतरीन आमरीत का दौर है वो पिछले 4 सालों में है, और इस वक्त पाकिस्तान की जो सहाफ़ी हैं वो दयार गैर में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में इतने ज़्यादा सहाफ़ियों की तादाद इस वक्त दयार गैर में नहीं है जितनी इस वक्त पिछले 4 सालों में मौजूद हैं। तो ये तनकीद करते तो इसलिए अब बज़ाहिर लग तो यही रहा है कि इनको उसी का जवाब दिया गया है। लाहौर से पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी से सनाउल्लाह खान जो जर्नलिस्ट हैं, उनके भाई को नामालूम लोग अगवा करके ले गए हैं, और कुछ पता नहीं है कि कौन लोग थे। ना पुलिस जो है वो उन लोगों की निशानदेही करने में कामयाब हुई है, ना ही कोई तावन कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो मौजूद हैं। दिन दिहाड़े एक नौजवान शख्स को अगवा किया गया, ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन कह रहा हूँ, ये मूसा विर्क, वो भी अगवा हो चुके हैं, इतने दिनों से अगवा हैं, उनका भी कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान में पहले तो ये था कि आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती थी, फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती थी। अब ये लग रहा है कि पंजाब की रानी जनरल रानी के ऊपर भी तनकीद नहीं हो सकती, और मोहसिन नकवी जो लाडले हैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर के, उनके ऊपर भी अगर तनकीद करेंगे तो फिर उसका खमियाजा आपके या आपके घर वालों को भुगतना पड़ सकता है। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है। अगले वीडियो में कुछ और मज़ीद खबरें और तज्ज़ियों के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।